नमस्कार, मैं आर वशिष्ठ आप सभी का एक बार फिर से जोहार एडू कैंपस में स्वागत करता हूं। हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के बारे में स्टडी कर रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको साख नियंत्रण के बारे में बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे साख को नियंत्रित करता है। साख को नियंत्रित कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहता है। साख को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको बता चुका हूं कि दो तरह के उपायों का प्रयोग करता है, एक मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय। तो साख नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह है बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करना। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले इस तरलता प्रबंधन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की केंद्रीय बैंक है, इसके पास दो अहम भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका साख को नियंत्रित करना ताकि अर्थव्यवस्था में मूल्य को स्थिर रखा जा सके, और दूसरी भूमिका है बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करना। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि तरलता प्रबंधन का क्या अर्थ है, इसे क्यों किया जाता है, एवं हम लोग यह भी सीखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तरलता का प्रबंधन कैसे किया जाता है, किन किन उपायों का प्रयोग कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरलता का प्रबंधन करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तरलता प्रबंधन का अर्थ को समझेंगे। तरलता का अर्थ यहाँ पे नकद है। तरलता का अर्थ है नकद, जिसे हम कैश कहते हैं। सो जब हम यह कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करता है, तो इसका अर्थ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग प्रणाली में नकद का प्रबंधन करता है। नकद का प्रबंधन करता है। अब नकद का प्रबंधन का क्या अर्थ है? देखिए, बैंकिंग प्रणाली में जब हम नकद की बात करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में जब हम लोग नकद की बात करते हैं या कैश की बात करते हैं, तो इसके दो आयाम होते हैं। एक है नकद की सप्लाई और दूसरी है नकद या कैश की डिमांड। बैंकिंग प्रणाली में जब हम कैश की बात करते हैं तो इसके दो आयाम होते हैं, एक कैश की सप्लाई या कैश की पूर्ति, दूसरा है कैश की डिमांड या कैश की मांग। अब आपको यह समझना है कि कैश की सप्लाई बैंक्स में लोगों के द्वारा जमा करने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। हम जब जब पैसे को जमा करते हैं बैंक में, बैंकिंग प्रणाली में कैश की सप्लाई बढ़ जाती है, तो बैंक में कैश की जो सप्लाई है वह जमा के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। वहीं बैंकिंग प्रणाली में कैश की जो डिमांड है, यह उधार लेने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब लोग उधार लेते हैं, इसका मतलब है बैंकिंग प्रणाली में कैश की डिमांड बढ़ेगी, राइट? तो कैश की सप्लाई जमा के फलस्वरूप उत्पन्न होता है बैंकिंग प्रणाली में, और बैंकिंग प्रणाली में कैश की जो डिमांड होती है उधार के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। और इन दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, यानी कैश की सप्लाई नकद की जो सप्लाई है, नकद के डिमांड के अनुरूप होना चाहिए। नकद के डिमांड के अनुरूप होना चाहिए, यानी जितनी नकद की डिमांड हो रही है उधार के फलस्वरूप, उतना बैंक के पास पैसे होना चाहिए, राइट? किंतु बैंकिंग प्रणाली में ऐसा हमें कम ही देखने को मिलता है। अक्सर हम यह देखते हैं कि बैंकिंग प्रणाली में कैश की सप्लाई और कैश के डिमांड के बीच में असंतुलन पाया जाता है, राइट? बैंकिंग प्रणाली में कैश की डिमांड और कैश की सप्लाई के बीच में असंतुलन हमें देखने को मिलता है,
जैसे यहाँ पे ऐसे हो सकता है कई बार सप्लाई जो है कैश की बैंक में ज्यादा है, डिमांड कम है, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि सप्लाई कम हो गई है, डिमांड क्या है, ज्यादा है। अब इस पहली स्थिति को आप देखिए, यदि बैंकिंग प्रणाली में कैश की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम हो रही है, यानी बैंक्स के पास नकद की उपलब्धता ज्यादा है और नकद की डिमांड उधार के रूप में कम हो रही है। लोग कम उधार लेना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक के पास सप्लाई मनी की ज्यादा है, इनके पास लोगों से जमा के रूप में ज्यादा पैसे आ गए, यानी बैंक सरप्लस में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक सरप्लस में है। वहीं जब दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है, यानी जब बैंक के पास मनी की सप्लाई या कैश की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा हो रही है, देख सकते हैं डिमांड ज्यादा हो रही है, यानी उधार के रूप में लोग ज्यादा पैसे बैंकिंग प्रणाली से मांग कर रहे हैं, जबकि बैंक के पास नकद की सप्लाई जो है क्या हो गई है, कम है, यानी बैंक जो है डेफिसिट में है। इनके पास अभी पर्याप्त रूप से सभी लोगों के उधार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। जबकि पहली स्थिति में आप देख सकते हैं कि बैंक के पास सरप्लस पैसे हैं, जितनी उधार के रूप में डिमांड हो रही है उससे कहीं ज्यादा पैसे हैं। तो इन दोनों ही असंतुलन की स्थिति में हमारी इकॉनमी को नुकसान होता है। जैसे आप समझिए, अगर बैंक सरप्लस में हो, वैसे तो हम लोग बात करते हैं कि सरप्लस किसी भी चीज का होता अच्छा होता, लेकिन कई बार इकोनॉमिक्स में सरप्लस की स्थिति को हम सही नहीं मानते हैं। इससे भी कई आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे बैंक अगर सरप्लस में है, इनके पास कैश की सप्लाई ज्यादा है और कैश की डिमांड कम हो रही है, लोग उधार कम लेना पसंद कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि बैंक को नुकसान हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि बैंक के पास जो है कैश की सप्लाई जो है 100 करोड़ रुपए की है और कैश की डिमांड जो है मात्र 60 करोड़ रुपए की हो रही है। देखिए, कैश की सप्लाई 100 करोड़ है, बैंक के पास इतने कैश है और बैंक से लोग जो उधार लेना चाह रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कैश की डिमांड उत्पन्न हो रही है, वो केवल 60 करोड़ रुपए है। तो बैंक 60 करोड़ रुपए उधार देने के बाद भी 40 करोड़ रुपए सरप्लस में है, राइट? सरप्लस में है और इस सरप्लस पैसे को बैंक यूज नहीं कर पा रही है, उधार के रूप में इसे नहीं बांटा जा रहा है और इस 40 करोड़ सरप्लस मनी पर बैंक को कोई भी ब्याज कमाने का अवसर नहीं मिल रहा। आप सभी जानते हैं कि बैंक जब उधार देती है तभी ही उन्हें ब्याज कमाने का अवसर प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं इनके पास टोटल 100 करोड़ रुपए थे, 60 करोड़ रुपए की डिमांड है। डिमांड को पूरा करने के उपरांत भी बैंक के पास अब सरप्लस 40 करोड़ रुपए आ गए और इस 40 करोड़ रुपए पे बैंक को कोई भी ब्याज प्राप्त नहीं होगा, जबकि बैंक को इन 40 करोड़ रुपए पर भी जमाकर्ताओं को ब्याज देना होगा। समझ रहे आप लोग? क्योंकि बैंक के ये अपने पैसे नहीं है, बैंक ने इसे लोगों से जमा के रूप में स्वीकार किया है। जब बैंक इन 40 करोड़ रुपए को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था में उधार के रूप में नहीं दे पाएंगे, तो इस 40 करोड़ रुपए यानी सरप्लस कैश पर बैंक को कोई भी ब्याज प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इस 40 करोड़ रुपए पर भी बैंक को ब्याज अपने जमाकर्ताओं को देना होगा और इसके फलस्वरूप जो है बैंक को नुकसान हो जाएगा। और यदि यह नुकसान लंबे समय तक रहा तो कई बैंक्स जो है धीरे धीरे बंद होने लगेंगे और ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। इसलिए आवश्यक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कि जब बैंक सरप्लस में हो तो तरलता का प्रबंधन आरबीआई के द्वारा किया जाए। तरलता के प्रबंधन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग प्रणाली में कैश की सप्लाई और कैश के डिमांड के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। आपको याद रखना है, तरलता प्रबंधन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? बैंकिंग प्रणाली में कैश की सप्लाई और कैश के डिमांड के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम हो गई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पे
कुछ पैसे बैंकिंग प्रणाली से बाहर निकाला जाएगा, राइट। चूंकि सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई को यहां पे कम किया जाएगा, कुछ अतिरिक्त पैसे को बैंकिंग प्रणाली से बाहर निकाला जाएगा ताकि इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सके। वहीं दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में आपने देखा कि बैंक के पास सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो गई है कैश की। मान लीजिए कि लोग 100 करोड़ रुपए उधार की डिमांड कर रहे हैं बैंक से, लेकिन बैंक के पास मात्र 40 करोड़ रुपए पड़े हैं। देखिए, सप्लाई ऑफ कैश 40 करोड़ रुपए है और कैश की डिमांड हो रही है 100 करोड़ रुपए, राइट। और इस स्थिति में बैंक्स को हम डेफिसिट मानते हैं। इस स्थिति में हम बैंक को डेफिसिट मानते हैं और डेफिसिट की इस स्थिति में समस्या यह है कि सभी ग्राहकों की उधार की रिक्वायरमेंट जो है पूरा नहीं हो पा रहा। बैंक के पास मात्र जो है 40 करोड़ रुपए है, लेकिन उधार की डिमांड जो है 100 करोड़ रुपए की है। यानी बैंक के पास 60 करोड़ रुपए की कमी है। बैंक डेफिसिट में है, 60 करोड़ रुपए की कमी है। इस असंतुलन की स्थिति में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तरलता का प्रबंधन किया जाएगा और डिमांड और सप्लाई के बीच में सामंजस्य को स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना होगा? चूंकि बैंकिंग प्रणाली में नकद की उपलब्धता जो है कम हो गई है, राइट। आप देख सकते हैं 100 करोड़ की उधार की डिमांड है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में मात्र 40 करोड़ रुपए है। तो इस स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकद या कैश डाले जाएंगे। तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि जब कभी भी बैंकिंग प्रणाली में नकद की सप्लाई और नकद के डिमांड के बीच में असंतुलन उत्पन्न होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तरलता का प्रबंधन करना होता है। तरलता प्रबंधन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश की सप्लाई और कैश के डिमांड के बीच में सामंजस्य को स्थापित करने का प्रयास करता है। यदि बैंक सरप्लस में हो, इनके पास अतिरिक्त फंड हो, तो ऐसी स्थिति में बैंक को चूंकि नुकसान हो सकता है, तो उस अतिरिक्त फंड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि बैंक डेफिसिट में हो, इनके पास कम कैश हो और कैश की डिमांड बैंकिंग प्रणाली में ज्यादा हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त कैश को डाला जाता है ताकि बैंक्स अपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सके। और इसे ही आप तरलता प्रबंधन कहते हैं, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे इस सेगमेंट में यह जानने की कोशिश करेंगे कि तरलता का प्रबंधन कैसे किया जाता है। जैसा कि आप सीख चुके हैं कि तरलता प्रबंधन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या तो अतिरिक्त तरलता को बैंकिंग प्रणाली से सोखा जाता है या कुछ और तरल या कैश बैंकिंग प्रणाली में डाला जाता है, राइट। अब हम लोग यह सीखेंगे कि तरलता प्रबंधन के कौन कौन से उपाय, किन किन उपायों का प्रयोग कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरलता का प्रबंधन करता है। तो देखिए, हम लोग तरलता प्रबंधन के उपाय को पढ़ेंगे। इसमें दो उपाय मैं आपसे डिस्कस करूंगा खासकर, और उनके बीच में हम लोग अंतर भी स्थापित करेंगे। तरलता प्रबंधन के उपाय, दो उपाय को मैं डिस्कस करूंगा। पहला है तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा, उसे इंग्लिश में आप कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। एवं दूसरा एक उपाय हम लोग डिस्कस करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं सीमांत स्थिर सुविधा। सीमांत स्थिर सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF।
तो ये दो तरह की सुविधाएं हैं जो बैंकों के पास उपलब्ध होते हैं और इसके माध्यम से तरलता का प्रबंधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूं कि तरलता प्रबंधन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो अतिरिक्त तरलता को बैंकिंग प्रणाली से सोखने का प्रयास करता है या फिर बैंक्स के डेफिसिट होने की स्थिति में कुछ और तरल बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को दो तरह की सुविधाएं प्रदान करता है ताकि वे अपनी तरलता का समायोजन कर सके, तरलता को या तो बढ़ा सके या कम कर सके। ये दो उपाय क्रमशः LAF एवं MSF है। तो इन दोनों उपायों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तरलता समायोजन सुविधा को, जिसे हम LAF या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। चलिए, तो LAF की भारत में शुरुआत जो की गई, LAF की शुरुआत की गई जून 2000 में। इसकी शुरुआत हुई जून 2000 में। और फिर आप लिखेंगे कि LAF के अंतर्गत दो उपाय आते हैं। पहला रेपो एवं दूसरा रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि LAF के अंतर्गत कौन कौन से दो उपाय आते हैं। तो LAF के अंतर्गत दो उपाय आते हैं, एक रेपो, दूसरा रिवर्स रेपो। ये रेपो एवं रिवर्स रेपो LAF के अंतर्गत आने वाले दो उपाय हैं। कहने का अर्थ ये है कि LAF के अंतर्गत RBI रेपो एवं रिवर्स रेपो का प्रयोग कर तरलता का प्रबंधन करता है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह कैसे संभव हो पाता है। हमने आपको कल की क्लास में रेपो दर क्या होता है यह बताया था। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, राइट। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देती है, उसे हम रेपो दर कहते हैं। तो रेपो सुविधा के अंतर्गत व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार ले सकती है, राइट। रेपो सुविधा के अंतर्गत व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से उधार ले सकती है। और व्यापारिक बैंकों के द्वारा उधार कब लिया जाएगा, जब उनके पास नकद या कैश की सप्लाई जो है क्या हो गई है, कम हो गई है, और कैश की डिमांड यानी उधार लेने वाले ज्यादा हैं। यानी जब बैंक डेफिसिट में हो, उनके पास पर्याप्त कैश ना हो डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो उस स्थिति में बैंक के द्वारा रेपो सुविधा का प्रयोग किया जाता है और इससे बैंक अपनी डेफिसिट या तरलता की कमी को दूर कर पाती है, राइट। जैसे देखिए, अगर स्थिति जो है यह है कि बैंक के पास कैश की सप्लाई जो है कम है और कैश की डिमांड ज्यादा हो रही है। लोग 100 करोड़ रुपए की उधार की डिमांड कर रहे हैं, लेट्स सपोज, लेकिन बैंक के पास मात्र 40 करोड़ रुपए पड़े हैं। बैंक क्या है, डेफिसिट में है, राइट। बैंक डेफिसिट में है। इस डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए, राइट, नाउ बैंक्स विल हैव टू टेक मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड to take money from Reserve Bank of India, the bank will have to use the option of repo. Repo allows commercial bank to take money from Reserve Bank of India for short-term period, right? So this is basically used by commercial banks when they are in deficit, है ना। ये commercial bank के द्वारा तब यूज किया जाता है जब वे डेफिसिट में हो। तो रेपो यह सुविधा है। रेपो एक सुविधा है। रेपो एक सुविधा है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकिंग प्रणाली
नकद की मात्रा को बढ़ाती है। राइट, आया समझ में आप लोग को? तो जब बैंक डेफिसिट में चल रहा होगा तो बैंक से कहा जाएगा कि आप रेपो सुविधा का प्रयोग कर उधार ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज के दिन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह स्थिति देखने को मिलता है, उसे यह देखने को मिलता है कि बैंक्स में पर्याप्त नकद नहीं है, डिमांड लोन की उधार की ज़्यादा है और बैंक के पास उसके वनिस्पत जो है पैसे की सप्लाई या नकद की सप्लाई कम है। तब बैंकों के लिए आज रेपो की सुविधा का यहाँ पे बैंकों के लिए रेपो का सुविधा को ओपन कर दिया जाएगा। अब तक मान लीजिए कि रेपो की सुविधा बंद है। रेपो की सुविधा बंद है इसका मतलब है कि बैंक आरबीआई से उधार नहीं ले सकती, लेकिन जब आरबीआई को यह देखने को मिलेगा कि बैंक डेफिसिट में है तो उनके लिए रेपो का ये विंडो ओपन कर दिया जाएगा और बैंक से कहा जाएगा कि आप हमसे उधार लें ताकि आप अपने डेफिसिट को पूरा कर सके। तो रेपो एक माध्यम है जिससे कि आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी या तरलता को इंजेक्ट करता है। राइट, ताकि बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर किया जा सके। वहीं रिवर्स रेपो का प्रयोग कब होगा? रिवर्स रेपो का प्रयोग कब होगा? जब बैंकिंग प्रणाली में तरलता की मात्रा ज्यादा हो। हमने आपको बताया था कल की क्लास में कि रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक आरबीआई को उधार देती है। इसमें ठीक उल्टा होता है। रेपो के अंतर्गत व्यापारिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है, रिवर्स रेपो के अंतर्गत जो है व्यापारिक बैंक आरबीआई को उधार देती है। और व्यापारिक बैंक आरबीआई को उधार कब देंगी? जब व्यापारिक बैंकों के पास अतिरिक्त पैसे हो। मैंने आप लोग को थोड़े समय पहले बताया था कि यदि बैंक सरप्लस में आ जाए, यानी बैंक के पास कैश की सप्लाई जो है कैश की डिमांड से ज्यादा हो जाए, लोग डिमांड कर रहे हैं केवल 60 करोड़ रुपए की, लेट्स सपोज उधार लेना चाहते 60 करोड़ रुपए और बैंक के पास जो है 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो इनके पास अतिरिक्त जो है 40 करोड़ रुपए पड़े हैं। राइट, 40 करोड़। अगर ये बैंक के पास यूं ही पड़ा रहता है अनयूटिलाइज्ड, तो इस पे बैंक को कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा और इससे बैंक को नुकसान होगा, क्योंकि इन 40 करोड़ रुपए पर भी बैंकों को जमाकर्ताओं को ब्याज देना होगा। राइट, तो अब चूंकि बैंक के पास अतिरिक्त तरल है तो तरलता प्रबंधन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एलएफ का प्रयोग करेगा। राइट, और इस अतिरिक्त तरलता को सोखने हेतु, कम करने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों को रिवर्स रेपो की सुविधा दी जाएंगी, है ना। रिवर्स रेपो की सुविधा का मतलब है कि अब बैंक अपने अतिरिक्त तरल को आरबीआई के पास रख सकते हैं या आरबीआई को उधार दे सकते हैं। राइट, बैंक अपनी अतिरिक्त तरल को आरबीआई के पास रख सकते हैं या आरबीआई को उधार दे सकते हैं और इस पर उन बैंकों को रिवर्स रेपो दर के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी कितना है मैंने आप लोगों को बताया था। वर्तमान समय में रिवर्स रेपो दर जो है 3.35% चल रहा। तो अगर ये बैंक के पास यूं ही अनयूटिलाइज्ड पड़ा रहेगा, बैंक को इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इससे बेहतर होगा कि बैंक इस अतिरिक्त पैसे को आरबीआई को उधार दे, आरबीआई के पास रखे, ताकि एटलीस्ट उन्हें 3.35% का ब्याज मिले, जिसका प्रयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका प्रयोग व्यापारिक बैंक जो है अपने जमाकर्ताओं को ब्याज चुकाने में कर सकती है। राइट, तो रिवर्स रेपो के माध्यम से जो है अतिरिक्त तरलता को सोखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तरलता प्रबंधन के हम उपाय को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला उपाय जो है एलएएफ है और एलएएफ के अंतर्गत यानी तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत दो तरह की सुविधाएं बैंकों को दी जाती है, एक रेपो की सुविधा और दूसरा रिवर्स रेपो की सुविधा। रेपो की सुविधा को प्राप्त कर बैंक अपनी डेफिसिट को पूरा कर सकती है। इसका प्रयोग बैंकों के द्वारा तब किया जाता है जब उनके पास कैश की उपलब्धता कम हो और कैश की डिमांड जो है बैंकिंग प्रणाली में ज्यादा हो, यानी बैंक जब डेफिसिट में रहे तब रेपो का प्रयोग किया जाता है। इस रेपो के प्रयोग के अंतर्गत जो है व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार को प्राप्त करती है और अपनी कमी, कैश की कमी को पूरा करती है। वहीं दूसरी ओर कई बार बैंकिंग प्रणाली में तरलता की उपलब्धता अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, बैंकों के पास अतिरिक्त तरल आ जाते हैं और यह बैंक के लिए नुकसानदेह होता है। राइट, मैंने आपको समझाया क्यों नुकसानदेह होता है।
तो इस स्थिति में तरलता प्रबंधन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तरल को सोखना होता है, कम करना होता है, और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रिवर्स रेपो की सुविधा प्रदान करता है। बैंकों से कहा जाता है कि आप रिवर्स रेपो के अंतर्गत आप अपने तरल कैश को आरबीआई के पास, जो आपके पास अतिरिक्त पड़े हैं, उसे आप आरबीआई के पास रख सकते हैं। इस पे आपको एटलीस्ट 3.35% का ब्याज मिलेगा और आपके नुकसान जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये दो उपाय जो हैं एलएएफ के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दैनिक आधार पर किया जाता है तरलता को समायोजित करने के लिए, राइट। जैसे अगर आज के दिन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग प्रणाली में कैश या नकद को देखता है और उनको देखने को मिला कि आज बैंक के पास जो है अतिरिक्त पैसे पड़े हुए हैं, सरप्लस उनके पास पैसे पड़े हैं, तो आज रिवर्स रेपो का सुविधा दिया जाएगा। अब तक मान लीजिए कि रिवर्स रेपो का विंडो क्लोज था, लेकिन इस विंडो को अब ओपन कर दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अब आप अपने अतिरिक्त पैसों को आरबीआई के पास रख सकते हैं, इससे आपको नुकसान कम होगा। वहीं जिस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह देखने को मिलता है कि बैंक डेफिसिट में है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में कैश नहीं है, उस दिन बैंकों को रेपो सुविधा दी जाती है ताकि वे आरबीआई से उधार लेकर अपने कैश की कमी को पूरा कर सके। और इस तरीके से रेपो और रिवर्स रेपो का प्रयोग कर, जिसे हम संयुक्त रूप से एलएएफ की सुविधा कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग प्रणाली में कैश की सप्लाई और कैश की डिमांड के बीच में सामंजस्य को स्थापित करता है और इसे हम तरलता प्रबंधन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम दूसरा उपाय जो है तरलता प्रबंधन का, उसे पढ़ते हैं, एमएसएफ। एमएसएफ मैंने बताया, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सीमांत स्थिर सुविधा। सीमांत स्थिर सुविधा, इसकी शुरुआत जो है मई 2011 में की गई। इसकी शुरुआत मई 2011 में की गई एवं इस सुविधा के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से रात भर के लिए अपने कुल जमा का 1% तक उधार ले सकती है ना। आप इस चीज को याद रखें कि इस सुविधा के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक, कोई भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक अपनी कुल जमा का, अपनी कुल जमा का 1% तक आरबीआई से रात भर के लिए उधार ले सकती है। रात भर के लिए उधार ले सकती है। तो यह समझना अब आपके लिए कठिन नहीं है कि व्यापारिक बैंकों के पास आरबीआई से उधार लेने के दो विकल्प मौजूद हैं। पहला रेपो एवं दूसरा एमएसएफ। हम आपको बता चुके हैं कि रेपो के अंतर्गत भी व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेती हैं, और एक दूसरी सुविधा जो बैंकों को दिया गया है जिसके अंतर्गत बैंक आरबीआई से उधार ले सकती है, उसे हम एमएसएफ कहते हैं। लेकिन याद रखें, एमएसएफ के अंतर्गत जो है बैंक अपनी कुल जमा का 1% तक ही उधार ले सकती है, और एमएसएफ जो है रात भर की सुविधा है। यानी अगर आज उधार लिया गया तो रात भर के लिए उधार है, कल इस उधार को वापस करना होता है बैंकों को, राइट। अब आप यह समझें कि इस सुविधा का प्रयोग करके भी बैंक, व्यापारिक बैंक अपनी तरलता की कमी को पूरा कर सकते हैं, राइट, है ना। आप यहाँ पे देखिए कि अगर बैंक के पास पैसे डेफिसिट है, पैसे की कमी हो गई है, यानी सप्लाई जो है कैश की वो कम है, डिमांड ज्यादा हो रही है, लोग बैंक से ज्यादा उधार की डिमांड कर रहे हैं और बैंक के पास उतने सप्लाई कैश की नहीं है, दैट मीन्स बैंक डेफिसिट में है। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए बैंक एमएसएफ के अंतर्गत भी आरबीआई से उधार ले सकती है। रेपो के अलावा केंद्रीय बैंक से
उधार को प्राप्त करने का जो उपाय है वो एक एमएसएफ का उपाय है। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि रेपो के अंतर्गत उधार लिया जाता है तो बैंक को रेपो दर ब्याज के रूप में पे करना होता है। उसी तरीके से अगर एमएसएफ के अंतर्गत बैंक उधार लेती है आरबीआई से, तो बैंकों को एमएसएफ रेट या एमएसएफ दर के बराबर ब्याज चुकाना होता है, राइट। एमएसएफ रेट या एमएसएफ दर, आप याद रखें, एमएसएफ रेट या एमएसएफ दर सदैव जो है बैंक दर के बराबर होता है, बैंक दर के बराबर होता है। अभी बैंक दर कितना चल रहा है? 4.25%। यानी कोई व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रात भर के लिए एमएसएफ के अंतर्गत उधार लेती हैं तो ब्याज के रूप में उसे एमएसएफ रेट पे करना होगा, जो कि बैंक दर के बराबर होता है। और बैंक दर जो है अभी वर्तमान में आपका 4.25% है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस सुविधा का प्रयोग कर व्यापारिक बैंक अपनी तरलता की कमी को पूरा करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण उपाय हैं तरलता को प्रबंधित करने के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनका प्रयोग जो है बैंकिंग प्रणाली में तरलता के समायोजन के लिए करता है। तो मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया। इसमें हमने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित फैक्ट्स हमने देखे, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमने फंक्शंस को डिस्कस किया, फिर साख नियंत्रण और क्या है, साख नियंत्रण के दो उपायों को हमने डिस्कस किया, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक में मैंने आपको बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ और रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर बताया, जबकि आपके गुणात्मक में मैंने आपको आरबीआई के निर्देश बताया, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही को भी बताया। और फिर आज की क्लास में मैंने आपको तरलता प्रबंधन की जानकारी दी। और इसके बाद हम लोग इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही जुड़े हुए एक नए चैप्टर को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यह है आपका मौद्रिक नीति। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति को बनाने का और उसे लागू करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो केंद्रीय बैंक का होता है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी मौद्रिक नीति को बनाने और लागू करने का काम भारत की केंद्रीय बैंक करती है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग यह पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीति क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि वर्तमान समय में हमारी मौद्रिक नीति किस तरह की है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, इसे आप मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सो in this class we'll see the meaning of monetary policy first of all। अर्थ क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देन विल डिस्कस वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत के वर्तमान मौद्रिक ढांचा, जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं, है ना। वर्तमान मौद्रिक ढांचा, वर्तमान मौद्रिक ढांचा जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मौद्रिक नीति का अर्थ क्या है। सबसे